क्या दुनिया एक नए परमाणु शक्ति संतुलन की तरफ बढ़ रही है? क्या चीन चुपचाप ऐसी तैयारी कर रहा है जो आने वाले वर्षों में वैश्विक सुरक्षा समीकरण बदल सकती है? और क्या ड्रैगन का रेगिस्तान अब परमाणु ताकत का सबसे बड़ा किला बनता जा रहा है? चीन के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी इलाकों से सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। तस्वीरों में नए लॉन्च पैड, अत्याधुनिक कमांड सेंटर, मजबूत बंकर, एयर डिफेंस सिस्टम और विशाल संचार नेटवर्क दिखाई दे रहे हैं। विशेषज्ञों का दावा है कि बीजिंग अपनी परमाणु मिसाइलों को सुरक्षित रखने और किसी भी संभावित हमले के बाद जवाबी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य ढांचा तैयार कर रहा है। शिनजियांग और गांसू के रेगिस्तानी इलाकों में फैला ये नेटवर्क सिर्फ सैन्य निर्माण नहीं, बल्कि चीन की बदलती रणनीतिक सोच का संकेत माना जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर चीन अपनी सेकेंड स्ट्राइक क्षमता को इतना मजबूत क्यों बना रहा है? क्या ये सिर्फ सुरक्षा की तैयारी है या फिर वैश्विक ताकत बनने की महत्वाकांक्षा का नया अध्याय? रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन 2030 तक अपने परमाणु वॉरहेड्स की संख्या में भारी बढ़ोतरी कर सकता है। वहीं अमेरिका और पश्चिमी देशों की चिंता भी लगातार बढ़ रही है। ताइवान को लेकर पहले से जारी तनाव के बीच ये निर्माण गतिविधियां कई नए सवाल खड़े कर रही हैं। तो आज सवाल 10 बजे में चर्चा होगी। क्या चीन परमाणु शक्ति के नए युग की तैयारी कर रहा है? और क्या एशिया में सैन्य संतुलन बदलने वाला है? और क्या दुनिया एक नए हथियारों की दौड़ की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आखिर ड्रैगन की डेंजर प्लानिंग क्या है, ये भी समझते हैं। अमेरिका की किस तरह से टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि देखिए शिनजियांग और गांसू में विशाल सैन्य निर्माण, परमाणु मिसाइल्स के आसपास नया नेटवर्क, लॉन्च पैड, बंकर और कमांड सेंटर तैयार किया जा रहा है। और सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी बड़ी गतिविधि यहां पर चिंता बढ़ा रही है। अमेरिका की नजरें चीन के रेगिस्तान पर टिकी हुई है कि चीन कहीं कुछ ऐसा तो नहीं करने जा रहा जो भविष्य में मुसीबत पैदा करने वाला हो, अमेरिका के लिए चुनौती बढ़ाने वाला हो। और इसी को लेकर यहां पर सैटेलाइट तस्वीरों से जो खुलासा हुआ है उसमें 80 से ज्यादा लॉन्च पैड की पहचान की गई है। मोबाइल मिसाइल लॉन्चर तैनाती के संकेत मिल रहे हैं। तो एयर डिफेंस बैटरीज का बड़ा नेटवर्क भी यहां पर दिखाई दे रहा है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और संकेत दे रही हैं कि कुछ बड़ा चीन यहाँ पर करने जा रहा है। तो न्यूक्लियर साइलो की सुरक्षा कवच को भी समझते हैं। परमाणु मिसाइलों की सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश इस दौरान की जा रही है। पहले हमले के बाद जवाबी क्षमता बचाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। तो साइलो के चारों ओर बहुस्तरीय रक्षा तंत्र है और हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तार होता हुआ दिख रहा है। तो चीन की सेकेंड स्ट्राइक रणनीति मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये सब संकेत बता रहे हैं कि कुछ बड़ा चीन करने जा रहा है। कुछ तो चीन ने सोच लिया है, जिसके चलते आने वाले समय में क्या यूएस के लिए चीन एक बड़ी चुनौती बन सकता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान से डील पर यूएस मीडिया का दावा। ये बड़ी खबर आ रही है, संवर्धित यूरेनियम सौंपने पर ईरान सहमत हो गया है। ईरान ने यूएस को मौखिक आश्वासन दे दिया है। तो एक और बड़ी खबर है, ये ईरान से डील पर यूएस मीडिया का ये दावा सामने आ रहा है कि यहाँ पर जो ईरान है वो संवर्धित यूरेनियम सौंपने पर सहमति दिखा रहा है। तो अभी तमाम तरह के जो ये बयान सामने आ रहे हैं, कई विरोधाभास बयान भी हैं जो ये बता रहे हैं कि आखिर क्या वाकई ईरान ने ये सोच लिया है कि संवर्धित यूरेनियम यूएस को सौंपा जाएगा, क्योंकि अमेरिका तो ये दावा कर रहा है। इसी को लेकर हम चर्चा अभी करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी जुड़े हुए हैं, साथ ही दामोदर सिंह जी जुड़े हुए हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत कर लेते हैं सहाय सर के साथ। सहाय सर, देखिए जिस तरह का माहौल बना हुआ है, चीन भी अब किसी तैयारी की कोशिश कर रहा है। भविष्य को देखते हुए चीन ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। क्या कुछ संकेत दिख रहे हैं? क्या चीन परमाणु शक्ति की तरफ और ज्यादा बड़े कदमों के साथ आगे बढ़ रहा है? क्या माना जाए? गीतू, जय हिंद। हाँ, देखिए इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि आफ्टर वॉर्सो, जब नाटो प्रिवेल कर गया और वॉर्सो कोलैप्स कर गया और यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था उस वक्त, उसके बाद से ऐसा लगने लगा था चाइना को, रशिया को और एक आध और देश जो अभी भी कम्युनिज्म पे और चल रहे थे, कैपिटलिज्म को डिले कर रहे थे,
ओपन मार्केट्स को डिले कर रहे थे, तो इनको एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी बोलते हैं नेशनल लेवल पे, कि हमारी ये जो सोच है अ, सरकारें चलाने का, कम्युनिज्म बोले उसको, लेफ्टिस्ट बोले, जो भी बोले, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीसीसीपी, तो इनको एक इनसिक्योर फीलिंग होती थी कि अब हमारे पास कोई ऐसा अम्ब्रेला नहीं रहा जैसा वॉरसो के समय में था, कि अगर नाटो के देश हमको एनेक्स करना चाहें, हमला करना चाहें, या हमारी इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ करें, तो हम कहां से रिप्लाई करेंगे। और उसी वक्त मुझे लगता है कि रशिया, जो यूएसएसआर का सबसे बड़ा हिस्सा निकला था, उसने अपने परमाणु आर्सेनल, और चाइना जो अब एकदम विदाउट एनी कवर, विदाउट एनी कवच बोले, अगर गॉन्टलेट हट गया था, तो इन्होंने अपने परमाणु हथियारों को अ, ज्यादा मजबूत एक टूल समझा इंटरनेशनल बुलिंग को रोकने के लिए। जी। और उस वक्त से लगातार चाइना में परमाणु हथियार, और उसके साथ साथ ज्यादा डेंजरसली सीबीआरएन, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन का सिस्टम, अगर आप याद करेंगी तो आपके दर्शकों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, अनफॉर्चुनेट है जी। कि जो कोविड आया था उस वक्त वुहान में ये कंफर्म्ड रिपोर्ट थी कि वुहान में चाइना बायोलॉजिकल वॉरफेयर के कुछ टूल्स डेवलप कर रहा था, और उसी में से कुछ एक्सीडेंट हुआ था, कुछ वायरस जो जी। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखे गए थे वो रिलीज हो गए थे, और उसके बाद दुनिया में जो कुछ भी हुआ, इवेंचुअली इसका जिक्र प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी अपने लेटेस्ट बीजिंग विजिट के बाद, जब वो एयरफोर्स वन में बीजिंग से वापस अमेरिका जा रहे थे, तो उनसे एक सवाल पूछा गया था। जी। उसमें उन्होंने साइडलाइन पे ये जिक्र किया कि सबको मालूम है कि वुहान में क्या हुआ था। उन्होंने बिल्कुल। डायरेक्टली नहीं बोला कि कोविड इसी। जी गीतू, आप कुछ कह रहे बिल्कुल, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि सर उस वक्त बहुत सी खबरें सामने आई थी कि ये जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर है ये जानबूझकर चीन की तरफ से किया गया था, किसी भी तरह की लीकेज वहां पर नहीं हुई थी और एक स्ट्रैटेजी थी, एक रणनीति के तहत ये सब हुआ था। ये तो, ये बहुत मेजर है, दुनिया को ये जानना बहुत जरूरी है, और आम जनता को भी जानना बहुत जरूरी है कि चाइना का जो एक वॉरफेयर है उसके बारे में वो बहुत सिंसियर, बहुत सिक्रेटिव और बहुत डीप है। आज से दशकों पहले ये इंफॉर्मेशन आती थी कि वो बायोलॉजिकल वॉरफेयर को उस लेवल पे ले गए हैं जहां ऐसे छोटे छोटे जीव उन्होंने तैयार किए हैं अपने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जो हजारों वर्ग हेक्टेयर में जाके जितनी फसलें हैं ईस्टर्न इंडिया में, जो फसल है उसको खत्म कर देंगे, बहुत एक्सट्रीम कोल्ड में सरवाइव करते हुए वहां के लोगों को खत्म करते हैं या उनमें वायरस इंजेक्ट कर सकते हैं। फिर उन्होंने क्लाउड सीडिंग की, एक खास जगह पे इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी पैदा कर दो स्पेस में कि वहां पे क्लाउडिंग, स्पेस के जस्ट नीचे, कि क्लाउड्स आ जाएं और इतनी बारिश हो कि वो इलाका रहने लायक ना रह जाए या लड़ने लायक ना रह जाए। तो वो बहुत स्ट्रेंज किस्म के, ये वुहान वाली जो फैसिलिटी है जहां लाखों लोगों के मरने की फॉस्फोरस की सैटेलाइट कैप्चर्स थी, लेकिन वो कुछ कंफर्म नहीं होने देते। तो हमें इसमें कोई शक नहीं है और बहुत आश्चर्य नहीं है कि वो इस किस्म का अपना एक वॉरफेयर डेवलप कर रहे हैं जिसमें जी। परमाणु भी मेजर है, जिससे वो दुनिया की किसी भी ताकत को इंक्लूडिंग अमेरिका करारा बिल्कुल। जवाब दे पाए अगर उन पे कोई खतरा आता है। बिल्कुल, जी और गीतू। चीन इस मामले में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एथिकल नहीं है डॉक्टर राम श्रीवास्तव, क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो चीन की डिपेंडेंसी है, कोशिश वो करता है छुप के वार करना। जिस तरह से बायोलॉजिकल वॉरफेयर की बात की जा रही है, तो यहाँ पर न्यूक्लियर से ज़्यादा चीन को लगता है कि ऐसे अगर वॉरफेयर से काम चलता है तो क्यों ना ऐसे ही किया जाए। वायरस की बात हो गई, या फिर जिस तरह से हमने देखा वुहान में जो वाकया हुआ था, तो ये तमाम ऐसी बातें जिनको लेकर चिंता बढ़ जाती है। चीन की इसलिए थोड़ी भी जो हलचल है वो टेंशन पैदा करती है। देखिए, चीन की जो भी हरकत है टेंशन तो पैदा करेगी ही। रहा सवाल ये कि एक समय अल्बर्ट आइंस्टाइन से किसी ने पूछा था कि तीसरा विश्व युद्ध कैसा होगा, तो आइंस्टाइन का ये कहना था कि तीसरा को तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन चौथा विश्व युद्ध जो होगा उसमें दुनिया पत्थर और डंडों से लड़ेगी। इसका मतलब तीसरे विश्व युद्ध में इस पूरी तरह से सभ्यता नष्ट हो जाएगी पूरी दुनिया की। इसका जो सीधा ताल्लुकात है, दुनिया में जो परमाणु शस्त्रों का जखीरा खड़ा हुआ है और उसको एज ए वो सेफ्टी यूज कर रहे हैं, लेकिन पागल देशों के पागल प्रेसिडेंट अगर कभी अपनी रक्षा के लिए, अपने महत्व के लिए, दुनिया में वर्चस्व बनाने के लिए इनका उपयोग करें, तो उससे सुरक्षा के लिए हर देश उसकी कोशिश करता रहता है। चीन का जो ताजा
इमेजेस आई हैं ये कोई नई नहीं है। गूगल मैप में आप भी देख सकते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। और ये कोई आज से नहीं है, 5-10 साल पहले से चली आ रही है। हर देश जहां भी उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स का जखीरा है, उन पर प्लानिंग करता है कि भविष्य में ये सुरक्षित रहें। आज का जमाना चूंकि मिसाइल्स का है, इसलिए उस स्थान की सुरक्षा और ज्यादा अधिक हो गई है। तो दूसरे जिन देशों के पास इस तरह के हथियार हैं, वो सब जो है इस तरह की सुरक्षात्मक लेकिन डॉक्टर राम सर, यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं, एक संभावना ये तो नहीं दिख रही है कि ईरान को किसी तरह की मदद चीन की तरफ से मिल सकती है? देखिए, वो मुद्दा बिल्कुल अलग है। चीन एक व्यापारिक देश है। अमेरिका की नजर ईरान पर सिर्फ इसलिए है कि वो तेल का भूखा है, तेल का प्यासा है, उसको तेल हड़पना है। ये बाकी जितनी भी चीजें हैं, अनरिच्ड यूरेनियम वगैरह, एक बहाना मात्र है। मुझे तो कई बार इस बात का शक होता है कि बड़े देशों की मिली जुली सांठगांठ है। क्योंकि आप देखिएगा, जो हार्मुज के जलदमरू मध्य पर रुकावट आई है, उसके कारण ऊर्जा का जो संकट आया है, इसमें फायदा किसको हो रहा है? इसमें फायदा हो रहा है रूस को हो रहा है। रूस जो $45 पर बैरल तेल बेचा करता था, अब $108 जा रहा है। इसमें फायदा किसको हो रहा है? अमेरिका को। मार्को रूबियो जो आए थे हमारे यहाँ, वजह भी हो उन्होंने सकती है हमारे में क्या कहा था? यहाँ पर रूस मीडिएशन करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन अचानक क्या होता है कि रूस अपने पांव पीछे खींच लेता है और अब किसी तरह से मध्यस्थता का कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा है, ये हम कह सकते हैं। दामोदर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दामोदर जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, फिलहाल अगर हम चीन की गतिविधियों को देखें तो कैसे समझे, चीन के दिमाग में आखिर क्या कुछ रणनीति चल रही है, चीन किस तरह से तैयारी कर रहा है और उसका असर भारत पर क्या हो सकता है? अनम्यूट कर लीजिए दामोदर जी। देखिए, चाइना की, नमस्ते गीतू, चाइना की एक बहुत लंबे समय से पॉलिसी रही है किसी भी युद्ध को बिना लड़े जीता जाए। उसके लिए वो डिटरेंस से लेके अपनी क्षमताओं को बढ़ाने से लेके और शत्रु को इनडायरेक्टली धमकाने से लेके ऐसी तमाम रणनीतियों पे लगातार काम कर रहा है। ये सारे कमांड सेंटर और जितने भी सैटेलाइट इमेज की अभी आप बात कर रहे थे, ये बहुत सरप्राइजिंग नहीं है इसमें कुछ। चाइना अपने डिटरेंस के लिए, आपको पता होना चाहिए, चाइना इस स्थिति में हमेशा तैयार रहता है कि अगर ताइवान के अगेंस्ट उसे कुछ भी करना है तो अमेरिका का कोई भी रिएक्शन है, इससे पहले वो अपना काम खत्म कर ले, अपने ऑपरेशन को खत्म कर ले। इसके अलावा सिंजियांग की जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, वो भारत के ऊपर भी दबाव बनाने के लिए है। साथ में उसका जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, उसके लिए भी उसे प्रोटेक्शन चाहिए, जहां पे अभी तक वो हकीकत में जमीन पर उतर नहीं पाया पूरी तरह से। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।